Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Bhagyashree Classes. Today I am going to explain the principles of management that are given by Henry Fayol. There are 14 principles of management. Now I'll explain this principle one by one. So start with the first principle, that is division of work. So according to this principle, the work of organization should be divided into small activities or small groups, and each activity should be given to individuals according to their skills, interest and capabilities. Right? क्या मतलब हुआ कि जो भी ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, या वी कैन से स्मॉल स्मॉल एक्टिविटीज में डिवाइड कर दो. अब जो एक्टिविटीज आप इंडिविजुअल्स को आप अलॉट करोगे वो किस किस बेसिस पे करोगे, उनकी स्किल्स, उनके इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग. राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वी हैव नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फिनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट. तो ये क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल वर्क को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. राइट? अब जो भी ग्रुप्स हैं उनमें जो भी एम्प्लॉयज वर्क करेंगे वो किस बेसिस पे करेंगे कि उनकी स्किल्स किस पर्टिकुलर एरिया में है, किस पर्टिकुलर फील्ड में है. ओके, किस में उनका इंटरेस्ट है, किस में उनकी कैपेबिलिटीज है. ओके, सो दिस इज व्हाट डिवाइड कर दिया वर्क को इनटू स्मॉल एक्टिविटीज एंड देन गिवन दीज एक्टिविटीज टू द एम्प्लॉयज अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स, इंटरेस्ट एंड कैपेबिलिटीज. राइट? सो दिस इज योर फर्स्ट प्रिंसिपल, डिविजन ऑफ वर्क. Now move on to the second principle, that is authority and responsibility. So now to understand this principle we will understand first these two terms. So first is authority. Authority का क्या मतलब होता है? Power to take decisions. कि कितनी पावर है, कितना राइट है आपको किसी पर्टिकुलर काम से रिलेटेड डिसीजन लेने का. दैट इज व्हाट अथॉरिटी. ओके, एंड सेकंड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स ड्यूटी टू कंप्लीट द गिवन टास्क ऑन गिवन टाइम. कि आपको जो भी ड्यूटी दी गई है, जो भी आपको टास्क दिया गया है कि आपको ये काम पूरा करना है, सो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. Okay, so now according to this principle, authority and responsibility, there should be balance, or we can say that there should be equality between the authority and responsibility given. ओके, क्या मतलब हुआ कि किसी भी जो जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंडिविजुअल को हम अलॉट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमें उस काम से रिलेटेड कंसर्न अथॉरिटी भी देनी चाहिए पर्टिकुलर एम्प्लॉय को. ओके, अब वो क्यों जरूरी है कि फॉर एग्जाम्पल अगर सपोज मुझे कोई काम करना है, ठीक है, और मुझे उस काम से करने से रिलेटेड पावर्स ही नहीं प्रोवाइड की गई है, कि मुझे सिर्फ बोला ये काम पूरा करो पर तुम कोई भी डिसीजंस नहीं ले सकते उस काम से रिलेटेड. सो कैन आई डू दैट वर्क इन अ गुड मैनर? नो, बिकॉज मुझे वो राइट्स ही नहीं है कि मैं कुछ डिसीजंस ले सकूं. सो सिमिलरली यहाँ पे यही है कि आपको अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों मिलनी चाहिए, बट इन अ इक्वल मैनर. बिकॉज अगर काम से रिलेटेड ज्यादा अथॉरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, इट मीन्स इफ एक्सेस अथॉरिटी इज गोइंग टू गिवन टू एन इंडिविजुअल, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा? देयर विल बी मिसयूज ऑफ पावर्स, कि वो एम्प्लॉय उस पावर्स का मिसयूज भी कर सकता है. ओके, देन अगर लिमिटेड अथॉरिटी प्रोवाइड की जा रही है काम से रिलेटेड, तो क्या होगा? दैट पर्सन कैन नॉट डू द वर्क इन एफिशिएंट मैनर. वो उस काम को अच्छे से कर ही नहीं पाएगा. सो सिंपल कि बैलेंस होना चाहिए अथॉरिटी में एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में. दिस इज योर सेकेंड प्रिंसिपल. ओके, नाउ थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज वेरी इजी, डिसिप्लिन. डिसिप्लिन क्या मतलब होता है? सिंपली रूल्स एंड रेगुलेशन, टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज योर डिसिप्लिन. सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल there should be discipline in an organization, and discipline should be followed at every level of organization. क्या मतलब हुआ कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना जरूरी है, कि हर काम जो भी एम्प्लॉय कर रहे हैं या जो भी मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डूइंग देयर वर्क इन एन डिसिप्लिन मैनर, कि जो भी वो काम कर रहे हैं वो एक डिसिप्लिन मैनर में कर रहे हैं, एक सिस्टमैटिक वे में कर रहे हैं. ओके, अगर सपोज फॉर एग्जाम्पल कोई एम्प्लॉय
काम को डिसिप्लिन मैनर में नहीं कर रहा है, या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस उसको फॉलो नहीं कर रहा है, सो एट दैट टाइम मैनेजमेंट शुड टेक एक्शंस, तो मैनेजमेंट शुड टेक नेसेसरी एक्शंस अगेंस्ट दिस, कि उन्हें पेनल्टीज इम्पोज करनी चाहिए एम्प्लॉयज़ पे या फिर फाइन्स लगाने चाहिए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो ज़रूरी। एक एनवायरमेंट, एक हेल्दी एनवायरमेंट ज़रूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, और वो कब होगा, जब सारी एक्टिविटीज एक डिसिप्लिन मैनर में होगी। ओके, सो दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज डिसिप्लिन। नाउ फोर्थ प्रिंसिपल दैट इज important, unity of command. Unity of command means, see, unity means one, okay, and command means order. So simply unity of command means that an employee, or we can say a subordinate, should receive order from one superior or boss only, and at the same time he should be accountable to that superior only. क्या मतलब हुआ कि जो भी एम्प्लॉय को, जो वो जहाँ से भी उसे ऑर्डर मिल रहे हैं, जो भी उसे इंस्ट्रक्शन मिल रही है, वो एक सुपीरियर से मिलनी चाहिए, एक बॉस से मिलनी चाहिए, ठीक है, और उसकी ये ड्यूटी है कि वो उसी बॉस को, उसी सुपीरियर को अकाउंटेबल भी हो। अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल, जो मैंने जो काम किया है मुझे उसको आंसर करना पड़ेगा ना, कि मैंने ये काम कैसे किया है, क्या किया है, मुझे कुछ रिप्लाई करना पड़ेगा। मैं किसको करूंगी, जो मेरा बॉस होगा, राइट। सो इससे क्या होगा, इट विल नॉट क्रिएट एनी कंफ्यूजन इन द माइंड ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, जो भी एम्प्लॉय को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, उसे पता है उसे किससे आंसर करना है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मुझे दो टीचर्स हैं जो कि अकाउंट्स पढ़ा रही हैं, ओके, अब मुझे एक टीचर किसी दूसरे मेथड से कोई सम सॉल्व करा रही है, एक टीचर कोई दूसरे मेथड से सम सॉल्व करा रही है, सो एट दैट टाइम आई विल गेट कंफ्यूज कि मैं किसकी बात सुनूं, ओके, और उसके बाद किसको आंसर करूं। सो सिंपली मीन्स कि यूनिटी ऑफ कमांड मीन्स जिससे भी आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं, इंस्ट्रक्शंस दैट शुड बी बाय वन पर्सन ओनली, वन बॉस ओनली, ठीक है, और उसी को आपको आंसर करना है। सो सिंपली इससे क्या होगा, आपका कंफ्यूजन नहीं होगा और आपका डुप्लीकेशन ऑफ वर्क भी नहीं होगा, आपका काम आपका रिपीट नहीं होगा, आपको पता है आपको इसका काम करना है और ऐसे ऐसे करना है, ठीक है। सो दिस इज द यूनिटी ऑफ कमांड। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मीन्स क्या है, दैट देयर शुड बी यूनिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एम्प्लॉयज। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मीन्स दैट, सी, इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिट्स में डिवाइड होता है। यूनिट्स मीन्स यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करता है, ठीक है, जैसे कि वो आपके ऑटोमोबाइल्स में भी डील करता है, होम केयर अप्लायंसेस में भी डील करता है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स में भी डील करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है। तो ये क्या है, उस ऑर्गेनाइजेशन की यूनिट्स हैं। अब हर यूनिट का क्या होता है, अपना एक प्लान होता है, क्योंकि हर यूनिट्स का एक अपना एक डिफरेंट मार्केट होता है, डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होती है। यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक कंपनी है सैमसंग कंपनी, ठीक है। अब सैमसंग कंपनी के फोन्स भी आते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, एसी भी बनाती है, और भी आपके होम केयर अप्लायंसेस भी बनाती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे सपोज मैं दो प्रोडक्ट्स को कंपेयर करूँ, स्मार्टफोन्स को और एसी को, सो दे बोथ आर डिफरेंट यूनिट। अब उनका एक अलग अलग प्लान होगा, ठीक है, दे कैन नॉट हैव द सेम प्लान, बिकॉज दोनों की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग होगी। स्मार्टफोन्स की जो डिमांड होती है वो क्या होती है, एवरग्रीन होती है, कभी भी हो सकती है, कभी भी कोई फ़ोन परचेज कर सकता है। बट एसीज की डिमांड मोस्टली क्या होती है, सीजनेबल होती है, समर्स के टाइम में ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो दोनों की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी डिफरेंट होगी, तो दोनों के प्लान अलग होंगे। तो सिंपली यहाँ पे है दैट दे आर, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, देयर शुड बी वन हेड and one plan for the groups of activity having the same objective, कि जिन एक्टिविटीज का सेम ऑब्जेक्टिव है उनका एक डिफरेंट एक अलग प्लान होना चाहिए, और उसका एक अलग हेड और वी कैन से अलग इंचार्ज होना चाहिए, ठीक है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हियर दैट all the units of organization should work in the same direction, and that is to accomplish the organizational goals। क्या मतलब हुआ, दोनों सैमसंग के अलग अलग प्रोडक्ट हैं, दोनों के अलग अलग प्लान है, अलग अलग हेड है, बट दोनों प्रोडक्ट अल्टीमेटली किसके हैं, सैमसंग कंपनी के,
ठीक है। तो दोनों को क्या एक एम रखना है कि दोनों जब सारी यूनिट्स जब ग्रो करेगी तभी तो अल्टीमेटली कंपनी ग्रो करेगी, सैमसंग कंपनी ग्रो करेगी और तभी सारी यूनिट्स को फायदा होगा। तो सिंपली मीन्स दैट ऑल द यूनिट शुड वर्क इन द सेम डायरेक्शन एंड दैट इज फॉर अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल और वी कैन से कंपनीज गोल। ठीक है, क्लियर है, राइट। सो दिस इज योर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज subordination of individual interest to general interest. Now according to this principle, organizational interest must prevail over the individual's interest. क्या मतलब हुआ कि हर देखो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज वर्क करते हैं उनका एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता है, उनका एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट होता है। मोस्टली एम्प्लॉयज क्या चाहते हैं, दे वांट गुड सैलरी, दे वॉन्ट इंक्रीमेंट, कि उनको अच्छा इंक्रीमेंट मिले, बोनस मिले, अच्छी सैलरी मिले। दिस इज देयर पर्सनल और वी कैन से इंडिविजुअल इंटरेस्ट। और बट इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो क्या कहते हैं फियोल कि हर एम्प्लॉय को अपने इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बढ़कर किसको मानना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को। ठीक है, कि दैट इज योर जनरल इंटरेस्ट, मतलब ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को मानना चाहिए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को देखना चाहिए कि उसके गोल्स अचीव पहले होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक कंपनी है, किसी पर्टिकुलर ईयर में उस कंपनी को प्रॉफिट अर्न नहीं हुआ है, कंपनी इज नॉट इन अ पोजिशन दैट कि वो अपने एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट दे सके। ओके, अब इस सिचुएशन में दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच एंड एवरी एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन दैट दे शुड कीप असाइड देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ठीक है, कि उन्हें अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट एक बार अलग रखना चाहिए। उन्हें क्या सोचना चाहिए कि हाउ दे कैन कोऑपरेट विद द कंपनी, कि कंपनी के संग कैसे कोऑपरेट करें, उसको समझे और उसकी पोजीशन को ठीक करने में, मतलब उसकी पोजीशन को अच्छा करने में एफर्ट्स डालें। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, उन्हें समझना चाहिए कि भाई इस बार कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ है तो हमें इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि इस बेसिस पे उन्हें स्ट्राइक करनी चाहिए या छोड़ देना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें कॉपरेट करना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के संग। तो उन्होंने अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नीचे रखना है, अपने ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को ऊपर रखना है। ठीक है, so this is the subordination of individual to general interest. Now next principle is remuneration of employees. Remuneration से क्या मतलब है, सिंपल सैलरी और we can say wages of employee, कि जो भी सैलरी मिलनी चाहिए एम्प्लॉयज को दैट शुड बी फेयर एंड कंपैटिटिव। सो वी कैन से अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द सैलरी गिवन टू एम्प्लॉयज दैट शुड बी फेयर एंड कंपैटिटिव। ओके, जो भी सैलरी एम्प्लॉयज को दे रहे, फेयर मतलब, कंपैटिटिव मतलब कि जो भी और सेम इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयज को मिल रही है सेम लेवल पे, वो एम्प्लॉयज को सैलरी मिलनी चाहिए। हेयर द सैलरी शुड बी फेयर इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो भी सैलरी ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है एम्प्लॉयज को, वो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी फेयर होनी चाहिए। अब ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे फेयर होगी, दैट शुड बी इन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन सैलरी दे रहा है अपने एम्प्लॉयज को वो उसकी पेइंग कैपेसिटी में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट तो इतना हो नहीं रहा है बट वो दिखाने के लिए सैलरी एक बार ज़्यादा दे रहा है अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, तब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि एक टाइम तक तो दे देगा, कुछ टाइम तक दे देगा, उसके बाद तो और कंपनी की पोजीशन डिग्रेड होगी। ओके, सो सिंपल मीन्स दैट द सैलरी शुड बी फेयर in terms of employees as well as in terms of organization. Okay, now next principle is centralization and decentralization. This is also very important principle, so we will understand these two terms first. So centralization का मतलब क्या होता है, concentration of power in one hand, right? मतलब जो भी decisions लेने की right है वो एक जने के पास है and that is what टॉप लेवल मैनेजमेंट, की जो भी डिसीजंस लेगा ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड वो कौन लेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा। सो दैट इज योर सेंट्रलाइजेशन। एंड डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स कंसेंट्रेशन ऑफ पावर्स इन मेनी हैंड्स, मतलब जो भी डिसीजंस लेने का राइट है ऑर्गेनाइजेशन में वो बहुत से लोगों को है। इट मीन्स टॉप लेवल मैनेजमेंट भी डिसीजंस लेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट भी लेगा, ऑपरेशनल लेवल मैनेजमेंट भी लेगा। ओके, सो दिस इज योर डिसेंट्रलाइजेशन. Now, according to the principle of centralization and decentralization, Fayol said that there should be balance
और वी कैन से दैट बोथ आर इम्पॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों ही जरूरी है, सेंट्रलाइजेशन भी जरूरी है और डिसेंट्रलाइजेशन भी जरूरी है, एक बैलेंस होना चाहिए दोनों में, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज्ड है, मतलब जो भी डिसीजंस है वो सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट ही लेता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि जो भी मिडिल लेवल है और ऑपरेशनल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है वो अपनी स्किल्स शो नहीं कर पाएंगे, अपने डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, और उससे क्या होगा, एक तो वो एफिशिएंट मैनर में परफॉर्म नहीं कर पाएंगे और साथ के साथ काम में भी डिले होगा कि हर चीज के लिए टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास जाओ, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, कि आपका अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली सेंट्रलाइज है तो ये इश्यूज फेस करेगा ऑर्गेनाइजेशन। और इन केस अगर एक ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज है, मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट का इतना इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मिडिल एंड ऑपरेशन लेवल का ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, सो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, बहुत लीनियंसी हो जाएगी, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन में वर्क नहीं करेंगे एम्प्लॉयज, एक जो होता है ना मेन रोल टॉप लेवल मैनेजमेंट का वो नहीं रहेगा, तो डिसिप्लिन में कोई भी एक्टिविटीज इतना सीरियसली नहीं लेंगे जो एम्प्लॉयज होंगे काम को। सो इट मीन्स बोथ आर नेसेसरी, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। अब कितना होना चाहिए सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स, कि साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अगर एक लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे आपके डिसेंट्रलाइजेशन भी और सेंट्रलाइजेशन दोनों जरूरी है, टॉप भी होगा, मिडिल भी होगा, लोअर भी होगा। बट सपोज अगर आपका स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो वहां पे जनरली आपका सेंट्रलाइजेशन ही होता है, कि भाई सारे डिसीजन, क्योंकि छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो मोस्टली डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट ही ले लेता है, ठीक है। सो सिंपली बोथ आर नेसेसरी, तो ये कर सकते हैं कि जो मेन डिसीजन है, मेजर डिसीजन है कंपनी के, वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ले, और जो बाकी डिसीजन है वो ऑपरेशनल एंड मिडिल लेवल मैनेजमेंट ले, ओके। नाउ so this is a centralization decentralization. Now move on to the next principle, that is scalar chain. So according to this principle, there should be a chain of authority and communication in an organization, and that must be followed. क्या मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चेन ऑफ अथॉरिटी होती है, एज वी नो कि सबसे ऊपर टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट आएगा, फिर लोअर लेवल आएगा और फिर वर्कर्स आते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक चेन है अथॉरिटी की, सबसे ज्यादा पावर किसके पास है, टॉप लेवल के पास, फिर उसके बाद उससे कम मिडिल के पास, उससे कम लोअर के पास, एंड देन वर्कर्स तो उनके अंडर में काम करते हैं। तो ये जो चेन है दैट शुड बी फॉलोड इन एन ऑर्गेनाइजेशन, और इसी ऑर्डर में कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, जो भी आपकी इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर्स होंगे वो इसी ऑर्डर में पास होंगे, कि टॉप, दिस इज सपोज दिस इज योर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज एपेक्स पॉइंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मिडिल को देगा, मिडिल लोअर को देगा, लोअर वर्कर्स को पास करेगा, तो ये ऑर्डर आपका फॉलो होना चाहिए। बट यहाँ पे वियॉल ने एक शॉर्टकट भी आपका बताया है, कि सपोज अगर कोई इमरजेंसी है, कोई इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और वो कम्युनिकेट करनी है, तो चेन तो फॉलो करनी पड़ेगी, बट सपोज अगर कोई इन्फॉर्मेशन दो सेम लेवल ऑफ एम्प्लॉयज के लिए जरूरी है तो वो डायरेक्टली भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज द शॉर्टकट विच इज नोन एज गैंग प्लैंक। क्या मतलब है कि सपोज यहाँ पे एक सेल्स डिपार्टमेंट है और फिनेंस डिपार्टमेंट है, दोनों के ऑपरेशनल लेवल पे मैनेजर्स हैं, ठीक है। सेल्स डिपार्टमेंट का ऑपरेशनल लेवल पे मैनेजर है और फिनेंस डिपार्टमेंट का, दोनों के लिए कॉमन इन्फॉर्मेशन है जो कम्युनिकेट होनी चाहिए। तो बिकॉज दे आर ऑन द सेम लेवल, दोनों ऑपरेशनल लेवल पे मैनेजर हैं, तो दोनों आपस में डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट गैंग प्लैंक, ठीक है, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज व्हाट ऑर्डर। ऑर्डर से क्या मतलब है, यहाँ पे एक सिस्टमैटिक प्लेस। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, कि हर चीज के लिए एक सिस्टमैटिक प्लेस होना चाहिए, हर चीज के लिए, हर मटेरियल के लिए और हर जने के लिए, मतलब हर पर्सन के लिए, हर एम्प्लॉय के लिए एक सिस्टमैटिक प्लेस होना चाहिए, ठीक है। उससे क्या होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सिंपली पता है सबको कि ये चीज़ यहाँ पे रखी है, मुझे यहाँ पे बैठना है, तो एक सब चीज़ सिस्टमैटिक वे में होगी, ओके। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे सपोज अगर आपका एक बार स्टोर रूम यहाँ सेट है, अब आप अगले दिन उसे चेंज कर दो, दूसरी जगह शिफ्ट कर दो स्टोर रूम को, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट होगा एम्प्लॉयज में, टाइम लगेगा। तो सिंपली दिस प्रिंसिपल सेज दैट देयर शुड बी अ सिस्टमैटिक प्लेस फॉर एवरी मटेरियल एंड फॉर एवरी एम्प्लॉयज, ओके।
नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इक्विटी. इक्विटी से क्या मतलब है? इक्वल. अब इक्वल से क्या मतलब है? इक्वल से मतलब है कंसिडर ऑल द एम्प्लॉयज इक्वल इन टर्म्स ऑफ देयर नेशनैलिटी, रिलीजन, कास्ट एंड सेक्स. राइट, इट मीन्स हमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है कि भाई ये मेल है ये फीमेल है, इस बेसिस पे हम कोई डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि इनको ज़्यादा मेल को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए कि फीमेल को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. किसी नेशनैलिटी के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे कोई भी आपको डिस्क्रिमिनेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होना चाहिए. कंसिडर ऑल एम्प्लॉय इक्वल इन दीज टर्म्स. ठीक है, दिस इज योर इक्विटी. नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल. स्टेबिलिटी मीन्स स्टेबल एंड पर्सनल मीन्स यहाँ पे एम्प्लॉयज. So simply according to this principle, management should ensure the stability and continuity of tenure of employees. Tenure of employees से क्या मतलब है कि मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉयज़ हैं दे लिव इन देयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, कि वो उनके ऑर्गेनाइजेशन में लंबे टाइम तक के लिए बने रहे, वर्क करें. राइट, वाई? बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज़ होता है that is like your resources. ठीक है, वो एक रिसोर्सेज की तरह एक एसेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने टाइम और एफर्ट्स इन्वेस्ट करता है. जब भी किसी एम्प्लॉय को हायर करते हैं तो बहुत टाइम लगता है, एफर्ट्स लगता है. तो ऐसी सिचुएशन में ऑर्गेनाइजेशन को ये समझना चाहिए कि अगर कोई एम्प्लॉय हायर किया है तो उसे प्रॉपर अंडरस्टैंड करे, उन्हें टाइम दे. ठीक है, ये नहीं है कि आप कभी मतलब सपोज अगर किसी सिचुएशन में वो एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर पा रहा है तो आप उसको टर्मिनेट कर रहे हो या फिर आप सस्पेंड कर रहे हो. ऐसा नहीं करना चाहिए. उन्हें प्रॉपर टाइम देना चाहिए कि वो अपना इम्प्रूवमेंट दिखा सके. सो दिस इज व्हाट सिंपली कि स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल मीन्स दैट ऑर्गेनाइजेशन और वी कैन से मैनेजमेंट शुड इंश्योर दैट एम्प्लॉय शुड सस्टेन इन देयर ऑर्गेनाइजेशन फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है. सो नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज इनिशिएटिव. इनिशिएटिव का क्या मतलब होता है? पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग. ठीक है, किसी चीज में अपने एफर्ट्स डालना. तो यहाँ पे क्या मतलब है इस प्रिंसिपल का कि मैनेजमेंट शुड टेक इनिशिएटिव्स for their workers or for their employees so that employees can also give some ideas in work related matters. कि मैनेजमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को कि वो उनके व्यू पॉइंट्स को सुने, उनके सजेशंस ले सके और वो जो एम्प्लॉयज़ है वो हेल्प करे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, अपने आइडियाज़ देके, इनोवेटिव आइडियाज़ देके, सजेशंस देके. तो सिंपली जो भी वर्क रिलेटेड मैटर है उनमें इन्वॉल्व करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को. ठीक है, दिस इज योर इनिशिएटिव. एंड लास्ट प्रिंसिपल इज एस्पिरिट द कॉर्प. So this principle basically relates to the teamwork कि management should ensure or we can say management should promote the team spirit among the employees. कि मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं वो एक उनमें टीम स्पिरिट की फीलिंग हो, उसको प्रमोट करे, उसके लिए एनकरेज करे एम्प्लॉयज़ को कि वो टीम में मिलके काम करे. वी कैन सी हेयर टीम एज T for together, E for everyone, A for achieve and M for more. Like when they will work together, then they will achieve more. ठीक है, तो सिंपली क्या है कि सब एक मिल के कोऑर्डिनेटेड वे में मिल के काम करें. सो वी कैन सिंपली से मैनेजमेंट शुड रिप्लेस I with V. I को किससे रिप्लेस करना है? V से. कि ये मानना है कि मैंने काम नहीं किया, हम सब ने काम किया है. दैट्स वाई देयर इज अ गुड रिजल्ट. Right, that's why the good result is coming out. Okay, so this is the esprit de corps. So this is about the principles of management which are given by Henry Fayol. अगर आपको किसी point में कोई doubt है तो आप comment कर सकते हैं. Right, and thank you for watching my video and please like and subscribe the channel for more such videos. Thank you.